नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सुब्रमण्यम स्वामी जो अक्सर मोदी सरकार के फैसलों पर उन्हें घेरते हुए नजर आते हैं तो बीजेपी में, लेकिन अक्सर बीजेपी की और खासकर केंद्र सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ब्रिक्स देशों के लिए एक चुनौती दे दी या कह दिया कि अगर आप अपनी करेंसी की बात करेंगे तो फिर अमेरिका से व्यापार को भूल जाइए, इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तंज कसा और तंज कसते हुए उन्होंने इस पॉलिसी को एक नाम दे दिया जो कि काफी अमर्यादित। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक सवाल भी पूछ लिया, इज मोदी स्टिल अ फ्रेंड ऑफ ट्रंप, यानी कि क्या मोदी अभी भी ट्रंप के दोस्त हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस पॉलिसी का वो जिक्र कर रहे हैं उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, क्या ये अमर्यादित है या फिर उनका कहने का मतलब कुछ और था। इस पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ निपुण आलमबाइन जी जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, बाकी विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देख ही लिया होगा आपने, कहना क्या चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े ही विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जब बात बोलते हैं तो कुछ ना कुछ उसके मायने होते हैं, पर उनका जो आजकल का हम देखें कुछ समय से वो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी नहीं, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द बीजेपी, वो एंटी मोदी स्टांस अपना रखते हैं। उनका कहना यह है कि जो ये पॉलिसी है वर्तमान सरकार की वो बड़ी ही कमजोर, और उन थर्ड जेंडर जो, अब थर्ड जेंडर को किस प्रकार से ऐसा बोलना, हम जानते हैं कि उनको संवैधानिक स्थिति एकदम बराबर की स्थिति हमारे यहाँ पर है, वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो थर्ड जेंडर को कमजोरी से डिटरमाइन करना ये उचित नहीं है। बिल्कुल, आप कह देते हैं उस वर्ड की जगह जो उन्होंने यूज किया उसके जगह कमजोर लिख सकते थे या डुलमुल वाली कुछ भी आप बोल सकते थे। उस शब्द का उच्चारण मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं एक समुदाय का इंसल्ट है, उसको कमजोर दिखाना, उनको मतलब कमजोर नीति है उस टाइप से पॉलिसी को दिखाना और शोभन देता है उनको उस प्रकार के शब्द। चलिए ठीक है, जो उन्होंने बोला वो उनका अपना व्यक्तिगत राय है, लेकिन उनका मतलब ये क्या है? ये वही बात है जो आजकल मैंने आपको कहा था, एक समय एक चर्चा मैंने आपको कहा कि एक प्रचार करने का प्रयास ही हो रहा है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी उससे भारत घबरा गया और भारत ने कहा कि हम डॉलर को नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे अब तक समझ में ये नहीं आ रहा कि ब्रिक्स करेंसी से भारत का लेना देना नहीं है। क्या ब्रिक्स करेंसी का विचार भारत ने रखा ब्रिक्स कंट्री के सामने, ब्रिक्स ग्रुप के सामने? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या ब्रिक्स के करेंसी को लेकर भारत ने कोई भी टिप्पणी की हो, कोई कमेंट किया हो? ऐसा भी नहीं था। हम ब्रिक्स का पार्ट हैं और ब्रिक्स के देश अगर ब्रिक्स करेंसी की बातें कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें हम तो पार्ट नहीं है ना। अगर हमने प्रस्ताव रखा होता और तब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी होती, हम तब कुछ बोलते, तो मैं मानता कि ये भारत का क्या है, बैक स्टैंड है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को धमकी दे रहे हैं जिसका हिस्सा भारत भी है, तो उसको केवल आप भारत पर इंगित कर देते हैं, आप रशिया और चाइना भूल गए। और ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका का जो फर्स्ट एनिमी है वो चीन है, रशिया है, ना कि भारत है। भारत हो सकता है फ्यूचर में 10, 15, 20 साल बाद, आज तो नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक अधूरा विश्लेषण है, केवल सरकार को घेरने के लिए, पहली बात। और रही बात क्वाड और ब्रिक्स की, देखिए भारत ने, जब हम आजाद हुए, हम एक गुटनिरपेक्ष नीति को लेकर चले जिसको हम लोग नैम के नाम से जानते हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का कहना यह है कि अब नैम से आगे बढ़ेंगे। नैम से आगे क्या बढ़ेंगे? मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। पहले यह था कि हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, ये था नैम। अब हम क्या कहते हैं, हम हर ग्रुप का पार्ट बनेंगे, चाहे वो आपका क्वाड हो, चाहे आपका ब्रिक्स हो, चाहे वो आपका एससीओ हो, चाहे आपका I2U2 हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो, चाहे MTCR हो, वार्षिक अरेंजमेंट हो, हम हर ग्रुप का पार्ट बनेंगे। हमारा मोटिव केवल एक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधना। और नेशनल इंटरेस्ट में देखा जाता है कि हमको डॉलर के साथ ज्यादा इंटरेस्ट हमारा सत्ता है या हमारे ब्रिक्स करेंसी के साथ ज्यादा सत्ता है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मैं अभी भी बोल रहा हूं बार बार कि ब्रिक्स अभी हवाओं में है, अभी सपनों में है, चिंतन में है, धरती पे नहीं है। अब ब्रिक्स करेंसी कोई आएगी, आने के बाद उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भारत को पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, ये तो आने के बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं या यूज करने के बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर किसी से हमें आज प्रेजेंट में डॉलर से व्यापार करने में कोई बेनिफिट हो रहा है तो व्हाई वी एक्सेप्ट द ब्रिक्स करेंसी? ऑफ कोर्स। और जब ब्रिक्स करेंसी आने तो आने के बाद देखा जाएगा
अब तो देखा था कि भारत ने कभी हमारे सामने, जयशंकर जी ने कल कह ही दिया है कि हमारे सामने करेंसी को लेकर कोई फॉर्मली बात आई नहीं है। अब पुतिन साहब अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसमें एक पेपर ब्रिक्स करेंसी का लेके घूम रहे थे, लेकिन क्या वही स्वरूप होगा? मैंने उस ब्रिक्स करेंसी का नोट भी देखा है जो वो हाथ में लेके घूम रहे थे पुतिन साहब। उसका भी अगर मैं सही तरीके से एनालिसिस करूं तो केवल 4 देशों का उसमें मैप लगाया, वो आपका फ्लैग लगाया हुआ था। बाकी जो 9 मेंबर बने हैं उनका भी लगना चाहिए। बहुत सारा इसका एनालिसिस हो सकता है और उसका स्वरूप तय होगा ना ब्रिक्स करेंसी का, जब ब्रिक्स करेंसी के सारे मेंबर उस पर सहमति दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि करेंसी का एक जिसकी डोमिनेंस रहा हो इतने सालों तक, इतने वर्षों तक डोमिनेंस रहा हो, उसकी जगह नई करेंसी लाना और उसका एक्सेप्ट करवा देना पूरे वर्ल्ड के द्वारा, इतना इजी टास्क नहीं, इतनी इजी बात नहीं है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये अधूरा, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ना कि हमको कैसे भी करके, एक होता है कि मैं बोलता हूं, एक तो होता है विरोध करना कि कोई लॉजिक हो, कोई तर्क हो, और लेकिन एक विरोध होता है, मुझे विरोध करना है जब कुछ भी बात पर कैसे भी करके मुझे विरोध कर देना है। तो ये अधूरा विश्लेषण मैं मानता हूं, ये सही उचित विश्लेषण भारत की फॉरेन पॉलिसी का नहीं है। मेरे को ये लगता है, मेरी अपनी समझ ये कहती है, चाहे इसराइल वाले मैटर में बात करें, रशिया यूक्रेन वाले मैटर में बात करें, ईरान वाले मैटर में बात करें, हर जगह हमने अपना जो एक फॉरेन पॉलिसी में जिसको लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम लेके चल रहे हैं लगातार। और हमारी पॉलिसी केवल एक बार फोकस करती है, नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका से हमारे इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे पूरे हो रहे हैं, तो हम क्यों से दुश्मनी मोल लें? और हम क्यों जाए पावर स्ट्रगल में? पावर स्ट्रगल करनी चाइना अमेरिका करे, हमें जरूरत नहीं पावर स्ट्रगल करने की। हमारा इसमें पूरा फोकस होना चाहिए, केवल और केवल फोकस ऑन द डेवलपमेंट। हमारा फोकस होना चाहिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जीवन बेहतर कैसे हो। शक्ति अर्जित करनी है क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। हमें वो नेहरू वाली गलती नहीं करनी कि हम विकास पर ध्यान दे देंगे लेकिन शक्ति को छोड़ देंगे। नेहरू की गलती थी, नेहरू जी ने विकास पर ध्यान दिया लेकिन शक्ति की अवहेलना कर दी। बिल्कुल। भारत ने उसके बाद भारत ने कहा हम शक्ति भी करेंगे, विकास भी करेंगे। केवल सुरक्षा के लिए, शक्ति इसलिए नहीं कि जाके धमकाना शुरू कर दें कि आके हम खड़े होकर लद्दाख के अंदर या तुम गलवान पे हम लोग तुमसे लड़ेंगे। ये चीन करता है, ये अमेरिका करता है। अमेरिका ने सीरिया में कहा असद को हटाओ, शक्ति का प्रयोग कर दिया, हटा दिया असद को। इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया। जो अमेरिका शक्ति का प्रयोग करता है दूसरे देश में डिस्टर्बेंस करने के लिए, हमारे यहाँ पर भी प्रयास किया जा रहा है। जो संबित पात्रा जी ने मुद्दा उठाया बिल्कुल सही मुद्दा था। बांग्लादेश में जो किया शक्ति का प्रयोग, चीन जो करता है शक्ति का प्रयोग, हमें उससे शक्ति का प्रयोग नहीं करना, हमें शक्ति का प्रयोग करना है फॉर द पीस। अगर आज अपनी शक्ति का सुरक्षा के लिए और पीस के लिए और शक्ति बढ़ाएंगे तो उससे कहीं तक दुनिया में शांति हो सके, क्योंकि शक्ति संपन्न राष्ट्र ही अपने लिए कुछ कर सकता है, दुनिया के लिए कुछ कर सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट फॉर द पीस है, ना कि हमारा कोई किसी पर दादागिरी करना। हम उस विचार के लोग ही नहीं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं जो विश्व को शांति दिखाता है। ठीक है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया और उसको विस्तार से हमने समझा, निपुण आलम बायन जी ने समझाया। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस ट्वीट के और इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाने के लिए। बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।